नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में घूमता है। क्या वाकई छोटी-छोटी नियमित बचत से एक बड़ी दौलत खड़ी की जा सकती है? मतलब क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। और इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास विवेक कुमार बजाज की एक किताब है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, एसआईपी, अ पावरफुल टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन। हम इसके कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस किताब की जो मुख्य बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। किताब की शुरुआत में ही एक दावा है जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाता भी है। हाँ, वो करोड़पति बनने वाला दावा। वही कि सिर्फ 5,000 रुपए महीने की एसआईपी से, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से 20 या 25 साल में करोड़पति बनना गणित के हिसाब से संभव है। हम्म। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? शायद कुछ लोगों को यकीन भी ना हो। बिल्कुल। और आज हम इसी दावे के पीछे की जो सोच है, जो सिद्धांत किताब बताती है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि एसआईपी की असलियत क्या है? क्या ये उतना सीधा है जितना लगता है? देखिए, किताब इसी बात पे जोर देती है कि ये जो संपत्ति बनाना है ना, ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम्म। ये एक तरीका है, एक प्रक्रिया, और इसकी जड़ में है अनुशासन। अनुशासन। जी। और एसआईपी बस उसी अनुशासन को बनाए रखने का एक जरिया है, एक टूल है, आप कह सकती हैं। मतलब एक सिस्टम। बिल्कुल। एक सिस्टम जिससे आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड जैसी जगह पर लगाते रहते हैं। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आप बस लगाते रहते हैं। किताब कहती है असली ताकत इसी सिस्टम में है। आपने नजरिए की भी बात की थी शुरू में। किताब में एक कहानी है शायद 2 लोगों की। हाँ, वो उदाहरण बड़ा अच्छा है। वो सिद्धांतों से ज्यादा शायद याद रहता है। हाँ। जरा उस पर रोशनी डालेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी दो बिल्कुल आम लोगों की है। एक तरफ एक आदमी है, कमाता ठीक ठाक है, पर महीने के आखिर तक पैसा बचता नहीं। जैसे बहुत से लोग। जी। उस सपने देखता है बड़ी गाड़ी के, बड़े घर के, शायद सोशल मीडिया पर लाइक भी करता है वैसी चीजें। हाँ। पर जब निवेश की बात आती है तो या तो डर जाता है या टाल देता है। बहाने होते हैं, अभी खर्चे बहुत हैं, तनख्वाह बढ़ जाए तो अब सोचूंगा। बिल्कुल। बाजार का भरोसा नहीं, ऐसी कुछ। सही कहा। और दूसरा व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसकी कमाई पहले वाले जितनी हो या शायद कम भी हो, पर उसका नजरिया अलग है। अच्छा। वो बड़ी छलांग नहीं लगाना चाहता, वो छोटे लेकिन नियमित कदम उठाता है। मान लीजिए हर महीने 5,000 की एसआईपी शुरू कर देता है। चाहे थोड़े खर्चे कम करने पड़े। हाँ, चाहे कुछ शौक कम करने पड़े। किताब कहती है ये व्यक्ति सिर्फ पैसा नहीं बचा रहा, वो एक आदत डाल रहा है। और फिर समय के साथ क्या होता है? क्योंकि असली टेस्ट तो लंबे समय का ही है। बिल्कुल सही। तो किताब बताती है कि जब 15, 20 या 25 साल बीत जाते हैं तो इन दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा। हाँ। खत्म। रेट्स। रेट्स में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद अब 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। पहला व्यक्ति शायद अब भी पैसों के लिए संघर्ष कर रहा हो। हम्म। उम्र बढ़ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, चिंताएं भी बढ़ गईं। हम्म। और दूसरा व्यक्ति
जिसने वो छोटी सी एसआईपी बिना रोके अनुशासन से जारी रखी थी, वो अब एक अच्छी खासी संपत्ति का मालिक बन चुका होता है। मतलब करोड़पति वाली बात सच हो सकती है। हो सकता है वो करोड़पति बन गया हो या उसके आसपास हो, लेकिन जरूरी ये है कि उसने आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। किताब के मुताबिक ये फर्क किस्मत का नहीं है, बल्कि एसआईपी से आए अनुशासन और कंपाउंडिंग की ताकत का है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। एक छोटी सी आदत, इतना बड़ा नतीजा। चलिए, तो अब इस किताब के आधार पर एसआईपी के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा और समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? सबसे पहला और जिस पर किताब बार बार जोर देती है वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। निरंतरता, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर महीने पैसा डालना है, बल्कि बाजार चाहे गिरे चाहे चढ़े, आपको टिके रहना है। यहीं पर लोग गड़बड़ करते हैं शायद। बिल्कुल, ज्यादातर निवेशक यहीं चूक जाते हैं। जैसे ही बाजार तेजी से गिरता है, खबरें आती हैं, डर लगता है। हाँ, डर तो लगता है। तो वो या तो एसआईपी रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि नुकसान से बच गए। लेकिन किताब कहती है कि ये गलत है। किताब के अनुसार वो असल में लंबे समय में जो बड़ा फायदा हो सकता था उसे खो देते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हों तो टिके रहना, हिम्मत चाहिए। किताब कुछ बताती है इसके बारे में, कैसे बनाए रखें निरंतरता? हाँ, किताब मानती है कि ये मुश्किल है, डर लगना स्वाभाविक है, पर सफल निवेशक वो है जो डर पर तर्क को हावी होने दे। तर्क जैसे एक तरीका है निवेश को ऑटोमेट कर देना। एसआईपी का ऑटो डेबिट फीचर यही करता है, आपकी भावनाएं बीच में नहीं आती। हाँ, पैसा अपना आप कट जाता है। जी। दूसरा, किताब याद दिलाती है कि जब बाजार गिरता है तो इसका मतलब है कि आपके उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स आ रही हैं। अच्छा, जैसे सेल लगी हो। बिल्कुल, ये तो खरीदने का अच्छा मौका है। यहीं पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम आती है। हाँ, आपने जिक्र किया था रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जरा इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये निरंतरता से जुड़ा है लगता है। जी बिल्कुल, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब बहुत सीधा है। आप हर महीने एक फिक्स रकम, मान लीजिए 5,000 रुपए निवेश करते हैं। अब बाजार की कीमत के हिसाब से आपको हर महीने अलग अलग संख्या में यूनिट्स मिलेंगी। जब बाजार गिरा हुआ है यानी कीमतें कम है तो आपके 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स आएंगी। अच्छा। और जब बाजार चढ़ा हुआ है, कीमतें ज्यादा हैं तो कम यूनिट्स आएंगी। ठीक है। तो लंबे समय में क्या होता है, आपकी प्रति यूनिट खरीदने की औसत लागत कम हो जाती है, बजाय इसके कि आप सारा पैसा एक साथ तब लगा दें जब बाजार बहुत ऊंचा हो। समझ गया। तो लगातार एसआईपी करने से, खासकर जब बाजार गिरा हो, तब भी निवेश जारी रखने से ये फायदा अपने आप मिलता है। एकदम सही। तो निरंतरता सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं, ये एक स्मार्ट तरीका भी है निवेश का। बहुत बढ़िया। तो निरंतरता हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, कंपाउंडिंग। इसका जिक्र तो बहुत होता है। किताब इसे कैसे समझाती है? किताब तो कंपाउंडिंग को, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को एसआईपी का जादू कहती है। जादू? हाँ, वो कहती है शायद आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अच्छा। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे, मूलधन पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस रिटर्न पर जो रिटर्न मिलता है वो भी आपके निवेश में जुड़ जाता है और फिर उस पर भी रिटर्न मिलने लगता है। मतलब पैसे पर पैसा बनता है। हाँ बिल्कुल, ये एक स्नोबॉल की तरह है। जैसे बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता है तो शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है बड़ा और तेज होता जाता है। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है, समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो जो 5,000 रुपए से करोड़पति बनने वाली बात थी, हाँ। उसका राज यही कंपाउंडिंग है। हाँ, उसका गणित इसी पर आधारित है। लेकिन क्या ये गारंटी है? मतलब क्या ये हमेशा होगा? किताब को चेतावनी देती है इस बारे में? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। किताब साफ करती है कि 5,000 रुपए महीने से 20-25 साल में करोड़पति बनना एक गणितीय संभावना है। संभावना, गारंटी नहीं? जी नहीं, ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। सबसे अहम है रिटर्न की दर, मतलब आपका निवेश सालाना कितना बढ़ा। जैसे अगर हम मान लें कि सालाना 12% या 15% का रिटर्न मिला, जो कि अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लंबे समय में दिया तो है हिस्टोरिकली, पर भविष्य में मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये तो है। तो इस रेट पर कंपाउंडिंग
उस छोटी सी रकम को करोड़ों में बदल सकती है। किताब ये नहीं कहती कि ये होगा ही, वो दिखाती है कि अगर आप टिके रहें और निवेश ने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपाउंडिंग क्या कर सकती है। तो ये जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये धीरे धीरे अमीर बनो का सिद्धांत है। इसीलिए किताब कहती है जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा, ताकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए ज्यादा समय मिले। एकदम सही, समय यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये स्पष्ट करना जरूरी था, समय और रिटर्न की दर। ठीक है, अब तीसरा सिद्धांत, किताब और किस बात पर जोर देती है? तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है लक्ष्य आधारित निवेश। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। लक्ष्य आधारित मतलब ये कि आप सिर्फ पैसा जोड़ने के लिए निवेश ना करें, बल्कि किसी साफ लक्ष्य के लिए निवेश करें। जैसे लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, अपने बच्चे की कॉलेज की फीस जमा करना, या 5 साल में घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जुगाड़ करना, या फिर 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाना। कोई सपना पूरा करना, जैसे दुनिया घूमना। हाँ, वो भी, बिल्कुल। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? पैसा तो पैसा है, लक्ष्य कोई भी हो। फर्क पड़ता है आपकी प्रेरणा पर और आपके फैसलों पर। अच्छा, कैसे? जब आपका पैसा किसी खास मकसद से जुड़ा होता है तो आप उसे लेकर ज्यादा सीरियस होते हैं। हाँ, ये बात तो है। मान लीजिए बाजार गिरा, अगर आपने बस यूं ही पैसा लगाया है तो शायद आप डर कर निकाल लें, पर अगर आपको पता है कि ये मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए है तो आप शायद सोचेंगे नहीं, मुझे टिके रहना है। एक मजबूत कारण मिल जाता है। बिल्कुल। और लक्ष्य से ये भी तय होता है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, कैसे फंड्स चुनने चाहिए। मतलब जैसे रिटायरमेंट का लक्ष्य बहुत दूर है, 20-25 साल, तो आप ज्यादा इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जहां रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न की संभावना भी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ 3 साल दूर है, जैसे घर का डाउन पेमेंट, तो आपको कम रिस्क वाले डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स देखने होंगे, ताकि पैसा सुरक्षित रहे। जी हाँ। किताब शायद ये भी कहती है कि हर लक्ष्य के लिए अलग SIP करना अच्छा रहता है। ये तो दिलचस्प है। तो लक्ष्य तय करने से न सिर्फ एक इमोशनल जुड़ाव बनता है, बल्कि निवेश की रणनीति भी साफ होती है। बहुत अच्छे। और चौथा सिद्धांत जो शायद इन सब से जुड़ा हुआ है? चौथा और आखिरी मुख्य सिद्धांत है धैर्य। पेशेंस पेज ऑफ, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, ये तो सुना है। ये निरंतरता और लक्ष्य आधारित निवेश दोनों से जुड़ा है। किताब कहती है कि इक्विटी बाजार लंबे समय में दौलत बनाने का जबरदस्त जरिया है, लेकिन इसकी फितरत में ही उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी। यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता। सही। निवेशक को यह समझना होगा कि बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, हो सकता है कई महीने या साल भर भी एक ही दायरे में घूमना रहे। किताब कहती है कि जिन्होंने सब्र रखा, जो रोज रोज के शोर से परेशान नहीं हुए और अपने निवेश को बढ़ने का समय दिया, आखिर में फायदा उन्हीं को मिला। बिल्कुल, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिला। लेकिन सब्र रखना भी तो मुश्किल है, खासकर तब जब लगे कि पैसा बढ़ ही नहीं रहा या कम हो रहा है। किताब कुछ कहती है कि कितना सब्र रखें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह पैसा लगा के बैठे रहें। ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। किताब शायद यही कहती है कि धैर्य का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए। अच्छा। तो आपको समय समय पर अपने निवेश को देखना भी है, रिव्यू करना है। कितनी बार? रोज? नहीं, रोज नहीं। रोज NAV देखने से तो बस टेंशन बढ़ेगी। किताब शायद साल में एक बार रिव्यू करने की सलाह देती है। साल में एक बार? क्या देखना है उसमें? देखना यह है कि जो फंड्स आपने चुने थे, क्या वो अभी भी अपनी कैटेगरी में ठीक परफॉर्म कर रहे हैं? क्या आपके लक्ष्य बदल गए हैं या आपकी रिस्क लेने की क्षमता बदली है? अच्छा। अगर कोई फंड लगातार खराब कर रहा है या अब आपके लक्ष्य के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उससे निकलकर किसी बेहतर फंड में जाना समझदारी है। लेकिन ये फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना है, सोच समझकर, विश्लेषण के बाद। तो धैर्य का मतलब है बेवजह घबराना नहीं, पर जरूरत पड़ने पर सोच समझकर एक्शन लेना। एकदम सही कहा आपने। धैर्य के साथ समीक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल। और धैर्य के साथ नियमित समीक्षा, ये चारों मिलकर SIP से पैसा बनाने का पूरा नक्शा तैयार करते हैं, जैसा इस किताब में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, ये चारों एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। और किताब ये भी साफ करती है कि ये तरीका, ये सोच किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है, कौन है वो लोग जिन्हें इस किताब से सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है। किताब के अनुसार सबसे पहले तो वो लोग जो निवेश की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स, जिन्हें लगता है शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड ये सब बड़ा मुश्किल है, उनके बस का नहीं।
ये किताब उन्हें SIP के जरिए एक आसान और अनुशासित शुरुआत का रास्ता दिखाती है। ठीक है। और पर वो पैसा या तो बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है या ऐसी किसी स्कीम में लगा देते हैं जहां महंगाई को भी मात नहीं दे पाते। मतलब पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है असल में। खरीदने की ताकत कम हो रही है। बिल्कुल। ये किताब उन्हें बताती है कि अपनी बचत को काम पर कैसे लगाएं। तो जो शुरू करना चाहते हैं और जो अपनी बचत का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कौन? और आखिर में ये उन सब के लिए है जो आर्थिक स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, बहुत। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां आपको सिर्फ पैसे के लिए नौकरी या बिजनेस करने की मजबूरी ना हो, जहां आपका निवेश ही आपके खर्चे उठा लें। जी हाँ, बिल्कुल। किताब ये दावा नहीं करती कि SIP ही अकेला रास्ता है इस मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन वो कहती है कि ये एक प्रैक्टिकल, आजमाया हुआ और अनुशासित तरीका जरूर है, खासकर आम नौकरी पेशा लोगों के लिए एक भरोसेमंद रास्ता है। तो कुल मिलाए हो इस पूरी बातचीत का सार ये निकल रहा है कि विवेक कुमार बजाज की किताब के ये हिस्से SIP को सिर्फ एक निवेश प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते, सही, बल्कि ये इससे पैसा बनाने की एक सोच, एक फिलॉसफी के तौर पर पेश करते हैं। हाँ, एक मानसिकता जो छोटी शुरुआत, नियमितता, समय की ताकत और धैर्य पर टिकी है। ये बताती है कि संपत्ति बनाना सिर्फ बड़े खिलाड़ियों या एक्सपर्ट्स का काम नहीं है। सही, जानकारी और अनुशासन हो तो कोई भी इस रास्ते पर चल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जो 5,000 रुपए से करोड़पति बनने वाली बात थी ना, हाँ, जिस पे हमने शुरू में बात की थी, वो इसी सोच का एक, आप कह सकते हैं, आकर्षक उदाहरण है। वो हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे कदम भी अगर लगातार सही दिशा में चलते रहें तो समय के साथ मिलकर बहुत बड़ी मंजिल तय कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि ये एक अंदाजा है, एक चित्रण है। असल नतीजे तो बाजार कैसा चलता है, आपने कौन से फंड चुने हैं, इन सब पर निर्भर करेंगे। हाँ, जोखिम तो है ही। बिल्कुल। किताब शायद जोखिमों की बात भी करती होगी जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से। ये एक कह सकते हैं प्रेरणादायक लेकिन साथ ही यथार्थवादी नजरिया है। यह हमें बड़ी तस्वीर देखने को कहता है, न कि रोज के उतार चढ़ाव में फंसने को। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। हमने इस किताब के जरिए SIP के सिद्धांत समझे, उसके फायदे जाने। ये साफ है कि ये एक शक्तिशाली जरिया है। लेकिन असली सवाल अब ये है, इस जरिए का इस्तेमाल कोई अपनी निजी जरूरतों, अपने खास जीवन के लक्ष्यों और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से कैसे करें। हाँ, क्योंकि जो एक के लिए सही है जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी हो। बिल्कुल। शायद अगला कदम यही सोचना है कि इन सिद्धांतों को हम अपनी जिंदगी में कैसे फिट करें, कैसे इन्हें अपने लिए काम करवाएं। इस पर विचार करना